नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन सर स्टडी पॉइंट पर। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ आपके जो सीयूईटी लेवल के होम साइंस के आपके क्वेश्चन आंसर है उसको। यहाँ पे हम उसे डिस्कस करने वाले हैं, देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चन आपको आपके एंट्रेंस एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को, देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने के मिलेंगे, क्या लेवल रहने वाला है। बाकी मैं आपको बता दूँ तो आपके जो 12th के लेवल है मोस्टली वही आपको देखने को मिलेगा जो आपने 12th में पढ़ा है। हो सकता है थोड़ा ज़्यादा डीप में आपसे पूछ लिया जाए तो आपको क्या है अच्छी तरीके से वो सारा रिवीजन जो है वो कर लेना है। यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है उसको हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमें क्या पूछा गया है यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण स्वच्छता रखने के लिए आवश्यक होता है। यहाँ पे हमें पूछा है स्वच्छता के लिए, यहाँ पे कुछ उपकरण के हमें नाम दिए गए हैं और यहाँ हमें बताना है कि इन तीनों में से कौन सा है जो कि सफाई के लिए सबसे ज्यादा सही हो सकता है, जिससे हम साफ सफाई कर सकते हैं और साफ सफाई रख सकते हैं। तो देखिए, वैक्यूम क्लीनर, वैक्यूम क्लीनर आपने सुना होगा, उससे साफ सफाई होती है बहुत अच्छी तरीके से। इलेक्ट्रॉनिक जो अभी आज के टाइम पे चल रहा है, विभिन्न प्रकार के बुश और साफ करने वाले कपड़े या ये सभी। तो ये क्या है, हमारे तीनों ही, हम इन तीनों की ही बात कर ले तो क्या है, अगर हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो साफ सफाई होगी ही, है ना। हम घर में अभी आम लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, पोछा से कपड़े से ही साफ सफाई करते हैं, तब भी साफ सफाई होती है। चाहे वैक्यूम क्लीनर से करें या कपड़े से करें, सफाई तो तब भी होगी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो हो जाएगा। रेस्ट्रा डैश प्रकार की सुविधा है। यहाँ हमें बताना है जो हमारा रेस्टोरेंट है वो किस प्रकार की सुविधा है। ठीक है, रेस्टोरेंट इज अ टाइप ऑफ फैकल्टी, हमें बताना है यहाँ पे किस तरीके की जो हमारी फैकल्टी है रेस्टोरेंट है। संस्थागत सुविधा है, व्यापारिक सुविधा है, आंतरिक सुविधा है, सार्वजनिक सुविधा है। तो यहाँ पे हम रेस्टोरेंट की बात करें तो वो हमारा क्या है, व्यापारिक सुविधा है। हमें पता है क्या करते हैं, हम वहां पे जाते हैं तो चार्ज लेते हैं, हमसे पैसे लेते हैं, फ्री में तो हमें वहां रखते नहीं है। तो संस्थागत सुविधा तो हो नहीं सकती। आंतरिक सुविधा तो यहाँ पे आएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, किसी एक का हम बोल सकते हैं ना कि वहाँ पे बहुत सारे स्टाफ वगैरह होते हैं, सबको अपनी अपनी सैलरी देनी होती है, जो एक ओनर होता होगा सबको देता होगा। अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं हमारे रेस्टोरेंट के अंदर। तो कोई निजी या आंतरिक सुविधा हम इसको नहीं बोल सकते। ठीक है, और सार्वजनिक सुविधा भी हम यहाँ पे नहीं बोल सकते, यहाँ पे कोई भी जाके नहीं रह सकता है। जो पैसे देगा, जो रूम बुक करेगा वही जाके वहां पे रहेगा, है ना। तो ये हमारा क्या है, एक तरीके का व्यापारिक सुविधा है। यहाँ पे हमें पैसे देने होते हैं, हम वहां पे जाके रह सकते हैं, खाना पीना कर सकते हैं, और फिर हमें जिस दिन के हिसाब से हमने पैसे दिए होंगे उसके बाद हमें वहां से वापस आना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रमुख कार्यालय स्टाफ को किस प्रवृत्ति का होना चाहिए। ये भी हमारा जो है रेस्टोरेंट, हमारा होटल है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, हमारा होटल है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है हमारा, कि जो हमारा जो प्रमुख कार्यालय का जो व्यक्ति होता है, वहां का स्टाफ होता है, उसको किस प्रकार का बिहेवियर जो है वो रखना चाहिए। ठीक है, हंसमुख, चिड़चिड़ा, आक्रामक, ये सभी। तो यहाँ पे हम देख ले तो ये जो हमारे तीनों दे रखे हैं, पहली बात तो चिड़चिड़ा, हम कोई भी व्यापार कर रहे हैं वहां पे अगर हमारा बर्ताव ही खराब है तो लोग वहां पे आना क्यों पसंद करेंगे, है ना। तो ये तो हो नहीं सकता। अब आक्रामक क्या है, और किसी पे हम एकदम से हमला बोल दें, तो ऐसा तो कोई नेचर हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, है ना। सब क्या कहते हैं, जो स्टाफ वगैरह या बड़े बड़े लेवल का हम बात कर ले, वहां पे काफी अच्छे तरीके से प्यार से ट्रीट किया जाता है, अच्छे तरीके से बात की जाती है। तो यहाँ पे ये नहीं आएगा। जब ये दोनों नहीं है तो ये ऑप्शन भी नहीं आ सकता है। तो हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा, हंसमुख होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रतिष्ठान आतिथ्य सेवाएं प्रदान करवाते हैं। हमें यहाँ बताने हैं कि यहाँ पे जो हमें ये दे रखे ऑप्शन में, इनमें से कौन से हमारे हैं जो कि हमें आतिथ्य सेवा प्रदान करते हैं, जहां पर हम जाके रह सकते हैं और साथ ही में हम क्या कर सकते हैं, खाना पीना वगैरह जो हो गया वो सब भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो जैसे होटल है, मोटल है, आवास और ये सभी है। तो यहाँ पर हम देख ले तो ये सारी ही जगह, ये सभी क्या है, हम यहाँ पे आतिथ्य सेवाएं जो है प्राप्त कर सकते हैं। होटल तो आपको पता ही है, मोटल होटल के टाइप का ही होता है लेकिन उससे छोटा होता है ना। तो यहाँ पे भी हमें क्या है, इस प्रकार की सुविधाएं मिलती है। और आवास जो है रहने का स्थल है, यहाँ पे भी हमें इस प्रकार की सुविधा प्राप्त हो सकती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है डी जो है वो हो जाएगा। अब
अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। जो लोग पैदल लंबी यात्रा, हाइकिंग करते हैं एवं जोखिम भरे खेलों इत्यादि में भाग लेते हैं, उन लोगों को किस प्रकार के आतिथ्य प्रदान किए जाते हैं? यहाँ पे हमें बताना है कि जो पहाड़ वगैरह जो चढ़ते हैं उन लोगों के लिए, अब पहाड़ चढ़ रहे हैं तो लगातार तो पहाड़ चढ़ते नहीं रहेंगे, उनको भी थकावट होगी क्योंकि पहाड़ चढ़ना तो और ज्यादा मुश्किल होता है। वहां पे वो भी मतलब पहाड़ का एरिया भी हमें पता है, कभी भी बर्फ गिर सकती है, कभी भी मौसम चेंज हो सकता है, तो हमेशा तो वो चलते नहीं रहेंगे, थकावट हो सकती है। तो उसके लिए उनके लिए आराम के लिए स्थल वगैरह जो है वो भी बनाए जाते हैं। तो वो स्थल किस इनमें से कौन से होते हैं वो हमें बताना है। सुसज्जित फ्लैटर्स होता है, सुसज्जित शिविर होता है, सैरगाह होता है या फिर हमारा आवास जो है वो होता है। तो हमारा जो सुसज्जित शिविर होता है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। एक कैंप टाइप का होता है जिसमें क्या कर सकते हैं, वो कैंप थोड़ी-थोड़ी दूरी पर लगे हुए रहते हैं और जो हाइकिंग वगैरह करते हैं वो यहाँ पर जाके आराम कर सकते हैं, खाना-पीना जो है वो कर सकते हैं और रेस्ट जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सुसज्जित शिविर हो जाएगा। शिविर से आपको याद रखना है कि ये कैंप टाइप का होता है, ठीक है? तो ये क्या है, हाइकिंग वगैरह हो गया, पहाड़ चढ़ने के लिए हो गया या कोई लंबी दूरी की यात्रा के लिए वहाँ पे क्या है, इस प्रकार के जो कैंप होते हैं, शिविर जो होते हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं। अतिथि चक्र की अवस्था में अंतिम अवस्था क्या होती है? हमें बताना है अतिथि चक्र जो होता है, हमारा एक चक्र यहाँ पे बात की गई है, तो उसका अंतिम जो अवस्था होती है वो कौन-सी होती है? आगमन अवस्था, आगमन पूर्ण अवस्था, कमरे पर आधिपत्य, प्रस्थापन। तो यहाँ हम देख लें, ये जो है हमारा आगमन जो है ये हमारा फर्स्ट अवस्था सॉरी, आगमन पूर्व अवस्था जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आने से पहले की व्यवस्था की बात की जा रही है। ठीक है, आने से पहले मैंने होटल बुक किया है तो आगमन पूर्ण व्यवस्था वो हो जाएगी। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, आगमन व्यवस्था हो जाएगी, ये हमारी सेकंड नंबर पे आएगी। ठीक है, हमने होटल पहले ही बुक कर लिया, रूम पहले बुक कर लिया है, अब हम वहाँ पर जाएँगे, ठीक है? उसके बाद कमरे पर आधिपत्य, जब हम इसके अंदर एंटर हो जाएँगे, हम आगमन कर लेंगे तो हमारा ये थर्ड नंबर पे आएगा कमरे पर आधिपत्य और एंड में हमारा आएगा प्रस्थापन। हम यहाँ से क्या करेंगे, अपना जो भी टाइम होगा वो बिता के यहाँ से चले जाएँगे, ठीक है? तो आपका इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। हमारा जो चौथा जो हमारा कोई चक्र बोल सकते हैं, चौथे नंबर का जो चक्र है, वो हमारे अतिथि चक्र का अंतिम चरण होता है। ठीक है, प्रस्थापन हमारा अंतिम चरण होता है। नेक्स्ट, किसी बड़े होटल में प्रत्येक पाली के लिए किसकी ड्यूटी लगती है जो समय सारणी तैयार करता है? अब यहाँ पे हमें बताना है कि समय सारणी कौन हमारे तैयार करते हैं। होटल वगैरह में जो हो गया कि कहाँ पर बहुत सारे अलग-अलग वहाँ पे हम देखते हैं, कोई रूम सफाई के लिए अलग होता है, कोई कपड़े वगैरह के लिए अलग होता है, जो बिस्तर वगैरह होता है उसको साफ करने के लिए अलग होता है, खाने के लिए अलग होता है, खाने के अंदर बड़ा प्रमुख शेफ़ कौन होगा, छोटा शेफ़ कौन होगा, उसकी मदद कौन करेगा, इन सब की जो देख-रेख है, इन सब का जो टाइम टेबल है वो कौन तैयार करता है, हमें मेनली जो है इस क्वेश्चन में वो बताना है। ठीक है? तो यहाँ पे बता रखा है डेस्क नियंत्रण पर्यवेक्षण, कल पर्यवेक्षण, सहायक गृह अनुसरक्षण और कमरा परीक्षण। तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर हो जाएगा सहायक अनुरक्षण सॉरी सहायक गृह अनुरक्षक हो जाएगा। ठीक है, हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि ये क्या करते हैं, जो टाइम टेबल वगैरह है, किस हिसाब से किसकी ड्यूटी कहाँ लगेगी, ये हमारे तय करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हम देख लेते हैं। दैनिक समाचार पत्र, रेडियो एवं टेलीविजन में समाचारों के अतिरिक्त अन्य किस विषय में से संबंधित समाचार एवं सूचनाएं प्रकाशित होती है? अब यहाँ पर आ गया है जो हमारे दैनिक समाचार पत्र है या फिर रेडियो और टेलीविजन, ये हमारे कौन से हैं? संचार के माध्यम है। ठीक है, ये हमारे संचार के माध्यम है। ये आपको याद रखना है। अब ये जो माध्यम है हमारे यहाँ बता रखा है कि जो भी ये न्यूज़ वगैरह हमें देते हैं, ठीक है? उसके अलावा ये और कौन-सी चीज़ें हैं जिसको ऐड करते हैं अपने अंदर। कुछ-कुछ चीज़ें जो हम देखते हैं न्यूज़ वगैरह सबसे मेन होता है इनका, लोगों को जागरूक करना सबसे मेन कार्य होता है। उसके अलावा भी और भी चीज़ें होंगी, वो ये करते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या आ जाएगा, उपभोग है, निर्धनता है, स्वास्थ्य पर्यावरण है या फिर उपरोक्त सभी है यहाँ पे। तो यहाँ पर हम देख ले तो क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर। तो 1 मिनट, तो यहाँ पर हम देखें तो ये सभी आंसर क्या है हमारे सही।
मतलब ये सभी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम उपभोग की बात देख ले, निर्धनता की बात देख ले, या स्वास्थ्य पर्यावरण की बात देख ले, तो यहाँ पे क्या है, जैसे हम उपभोग को ले लेते हैं या निर्धनता को ले लेते हैं, तो हमें गरीबी के बारे में बताया जाता है, आजकल समाज में क्या चल रहा है उसके बारे में बताया जाता है, लोग जो अमीर व्यक्ति है वो कितना अमीर होता जा रहा है और गरीब व्यक्ति कितना गरीब होता जा रहा है, ये सारी जानकारी क्या है हमें दी जाती है ये संचार के माध्यमों से। या फिर स्वास्थ्य पर्यावरण की हम बात कर ले, जैसे आप कोविड-19 की बात ले सकते हो, तो वहाँ पे क्या था, हमें सारी न्यूज़ बताई जा रही थी, सिर्फ इंडिया की ही नहीं, हमें जो दूसरी कंट्रीज़ है उसके बारे में बताया जा रहा था कि किस तरीके से कितने लोग मारे गए हैं या कितने लोग जो वैक्सीन है उससे बचाए गए हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन क्या है हमको दी जा रही थी, है ना? तो इनका क्या है, ये सभी कार्य हो जाएगा, ये सभी कार्य जो है ये करते हैं। जो हमारी सूचनाएँ वगैरह हो गई, उसके अलावा ये सब कार्य भी क्या करते हैं, ये अपने अंतर्गत लेकर रखते हैं। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं। क्या है, स्वतंत्रता से पूर्व लोगों को कैसे समाचार दिए जाते थे? हत्याओं से संबंधित, आपदाओं से संबंधित, युद्ध से संबंधित, या ये सभी? तो यहाँ पे हम देख ले तो हमारा सही आंसर वैसे तो देखूँ तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही होगा। क्योंकि उस टाइम पे भी बहुत सारी जो समस्याएँ हैं उत्पन्न होती थी, तो हम यहाँ पे ले सकते हैं कि ये सारी बातें हमें बताई जाती थी। लेकिन अगर हम उस टाइम की बात करें तो वहाँ पे मोस्टली हमें युद्ध वगैरह के बारे में बताया जाता था। युद्ध की जानकारी हमें दी जाती थी कि युद्ध इस तरीके से हुआ है, यहाँ पर जो युद्ध है हमारे राजा जो है आक्रमण किए हैं, हार गए हैं या जीत गए हैं, ये सारी जानकारी क्या है हमें दी जाती थी। ठीक है? तो ये इसका आंसर हो सकता है अगर आप लगाना चाहो तो, बाकी ये सभी क्या है इसके सही आंसर होंगे। इसका क्या है, ऑप्शन नंबर डी पे मैं ज़्यादा फ़ोकस करूँगी, क्योंकि ये सभी जानकारी क्या है मेनली जो है हर जगह पर दी जाती है। लेकिन युद्ध से संबंधित जानकारी भी यहाँ पर आंसर हो सकता है। अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो ऑप्शन नंबर डी पे आप जाइएगा, जहाँ पे क्या है, ये सारी जानकारी हमें दी जाती है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, विकास संचार मुख्य रूप से कितने पक्षों के मध्य द्वियामी संप्रेषण है? यहाँ पे हमें विकास संचार के बारे में बताना है। ठीक है? हमारा जो विकास संचार है, वो किस तरीके से हमें बताना है, किस तरीके से ये जो द्वियामी संप्रेषण है, द्वियामी मतलब एक तो हम बहुयामी बोल सकते हैं या द्वियामी बोल सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है, जैसे हम विकास संचार की बात कर ले, तो हम क्या करते हैं, एक-दूसरे से संपर्क स्थापित करते हैं इसके अंदर, है ना? तो हमें वही बताना है कि ये कितने पक्षों में द्वियामी है। हम यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या दे रखा है, 4 दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा दे रखा है 6, ऑप्शन नंबर सी हमारा 2 और ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा उसको 8 यहाँ पे दे रखा है। तो मेनली हम यहाँ पे द्वियामी देख रहे हैं, ठीक है? हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि यहाँ पे 2 की बात की जा रही है ना? या तो बहुयामी होता, सॉरी, ठीक है? या तो बहुआयामी होता या फिर द्वियामी दे रखा है या फिर एक आयामी होता, इनमें से कोई होता। लेकिन यहाँ पे हमें क्या बता रखा है, पहले से ही द्वियामी संप्रेक्षण बता रखा है कि ये हमारा क्या है, द्वियामी संप्रेक्षण है। यहाँ पे क्या है, 2 लोगों के बीच जो संप्रेक्षण है उसका आदान-प्रदान किया जा रहा है। तो हमें यहाँ पे साफ आंसर जो है पता चल रहा है कि हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ हमें बता दिया है जो विकास संचार मुख्य रूप से कितने पक्षों के मध्य द्वियामी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन कितने पक्ष किए हैं, लेकिन आगे जाके द्वियामी संप्रेक्षण हमें बता दिया है, जिससे हमें पता चलता है कि द्वियामी मतलब 1 या 2 मतलब 2 लोगों के आस-पास की जो बातें हैं उसको यहाँ पे हम लेके चलेंगे। ठीक है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही हो जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा कार्यक्रम रेडियो कार्यक्रम में प्रसारित किया जाता है? अब यहाँ पे हमें बता रखे हैं ये कार्यक्रम और हमें बताना है कि रेडियो में इनमें से कौन से कार्यक्रम जो है प्रसारित किए जाते हैं। फर्स्ट दे रखा है नाटक, सेकंड दे रखा है प्रश्नोत्तरी, थर्ड दे रखा है ए और बी दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम देख लें तो ये दोनों ही जो है हमारे सही हो जाएँगे। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही होगा। क्योंकि हम रेडियो की बात कर ले तो वहाँ पे हमें नाटक जो है आप देखते हैं, कहानी वगैरह बताई जाती है, नाटक वगैरह भी बताए जाते हैं। मैं भी, मेरे पापा जो है कभी-कभी सुनते हैं तो मैं भी सुन लेती हूँ, ठीक है? और साथ ही में प्रश्नोत्तरी की हम बात कर ले तो ये भी हमें देखने को मिलता है, क्वेश्चन आंसर करना है एक-दूसरे दूसरे से पूछते हैं, जैसे आपने सुना होगा ना इसमें जो मन की बात करते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, तो वो सारी बातें क्या है हमें रेडियो पे देखने को मिलती है ना? तो ये भी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है, ए और बी
दोनों। नेक्स्ट क्या है, भारत ने अपना शिक्षा उपग्रह एडोसेट का प्रमोशन किया। अब ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है जिसको आपको कमेंट में इसका आंसर करना है। तो ये नाम जो है आपको याद रखना है। भारत ने अपना शिक्षा उपग्रह किसे कहते हैं, या शिक्षा उपग्रह का नाम क्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है। मैं 12th क्लास में थी तो ये क्वेश्चन जो है वो आया हुआ था और उस टाइम मुझे इसका नाम नहीं याद, लेकिन वो मैम अच्छी थी, उन्होंने हमें बता दिया था। तो यहाँ पे क्या है, आपको ये क्वेश्चन जो है वो कमेंट में बताना है कि ये तो आपको पता चल गया कि एडोसेट नाम है, लेकिन इसका प्रमोशन कब किया वो आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। मोबाइल फोन पर कौन सी सेवा उपलब्ध कराई जाती है, वित्तीय सेवा, बैंकिंग सेवा, शॉपिंग या फिर ये सभी। तो यहाँ हम देख ले तो ये सभी सेवाएं जो है हमें मोबाइल फोन पर देखने को मिलती है। आज के टाइम पे तो सब कुछ हमें मोबाइल पे ही, हम चाहे तो घर बैठे कुछ भी ऑर्डर करवाते हैं और आ जाता है। हम क्या कर सकते हैं, बैंकिंग सेवा जैसे आप बोलते हैं ना, पैसे हम एक जगह से दूसरी जगह फ़ोन के ज़रिए, नंबर के ज़रिए पहुँचा सकते हैं, पेटीएम वगैरह ऐप आ गए हैं, फ़ोन पे ऐप आ गया है। इससे क्या होता है कि हम फ़ोन से ही पैसे हमें लेने होते हैं या देने होते हैं, हम कर लेते हैं, ठीक है? शॉपिंग वगैरह तो आम बात है कि हम करते ही हैं, ठीक? तो ये आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट आपको यहाँ बताना है सेवा का संक्षिप्त हमारा क्या रूप है? ये जो हमारा सेवा दे रखा है, इसका संक्षिप्त रूप क्या होगा? ए हमें दे रखा है सेल्फ एजुकेशन वुमेन्स एसोसिएशन, सेल्फ एफएमसीज वुमेन्स एम्पावरमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन, सेल्फ एजुकेशन वुमेन्स एम्पावरमेंट। तो यहाँ पे हमें सेवा के बारे में बताना है कि जो हमारा सेवा है वो क्या है, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही हो जाएगा कि सेल्फ एजुकेशन वुमेन्स एम्पावरमेंट, ये हमारा सेवा का फुल फॉर्म है, ये आपको याद रखना है। ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे सब कुछ मिलते जुलते हैं, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको रटने पड़ेंगे, जैसे कि फुल फॉर्म वगैरह हो गया, इसके आगे आप एफपीओ है उसकी फुल फॉर्म देखेंगे, तो कुछ फुल फॉर्म्स क्या है आपको रटने पड़ेंगे, आप उसको रटोगे तभी आपको याद होगा, वरना इस तरीके से आप कंफ्यूज हो सकते हो क्योंकि आपको क्या है, सब कुछ आपको देखने को मिल रहा है। ए यहाँ पे हमें एस से दिख रहा है, ए से दिख रहा है, फिर हमें डब्ल्यू से दिख रहा है और ए से भी दिख रहा है। ऐसे ही हमें सब में दिख रहा है, तो हम ऐसे तुक्का तो इसमें नहीं लगा सकते। ये हमें पता होगा तभी हम इसका आंसर कर पाएँगे, ठीक है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, व्यवसायिक क्षेत्र से संबंधित विभिन्न तकनीक के ज्ञान एवं प्रयोग को दर्शाता है। संज्ञानात्मक कौशल, तकनीक कौशल, प्रश्न पूछने की योग्यता, भाषा एवं कंप्यूटर का कौशल। यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है वो हम देख लेते हैं। व्यवसायिक क्षेत्र से संबंधित विभिन्न तकनीकों के ज्ञान एवं प्रयोग को दर्शाता है। जैसे हम किसी भी कार्य के क्षेत्र में जा रहे हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे हमें व्यवसायिक क्षेत्र से यही बताया गया है कि हम किसी भी कार्य के क्षेत्र में जा रहे हैं, उससे संबंधित विभिन्न तकनीक के ज्ञान एवं कौशल के प्रयोग को हम क्या बोलते हैं, वो क्या दर्शाता है। अगर मान लो कि मैं किसी फील्ड में जा रही हूँ, मैं ऐसे फील्ड में जा रही हूँ जहाँ कंप्यूटर या लैपटॉप का बहुत ज्यादा काम होता है, यूज होता है, या फोन का ही बहुत ज्यादा यूज होता है। अब मैं वो चीज यूज कर रही हूँ, मुझे काफी अच्छे तरीके से वो यूज करना आता है, तो वो उस चीज वो मेरे को क्या दर्शाता है, मेरे अंदर जो वो गुण है वो क्या दर्शाता है लोगों को, वो हमें बताना है। तो यहाँ बता रखा है संज्ञानात्मक कौशल या फिर तकनीकी कौशल, प्रश्न पूछने की योग्यता, या फिर भाषा एवं कंप्यूटर का कौशल। तो यहाँ पे हम देख लें तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, तकनीकी कौशल। मैं किसी भी क्षेत्र में जा रही हूँ और मुझे उसकी जानकारी बहुत अच्छे तरीके से है, मैं वो कार्य भी बहुत अच्छे तरीके से कर रही हूँ, तो तकनीकी कौशल ही हो जाएगा एक तरीके से, क्योंकि मुझे वहाँ पे जितनी भी तकनीक है वो मुझे यूज़ करने आती है। किसी भी आप फील्ड में जाओगे काम करने के लिए तो वहाँ पे आपको तकनीक ही यूज़ करनी पड़ेगी। उनकी अपनी-अपनी अलग-अलग, जो भी हम अलग-अलग फील्ड में जाना चाहते हैं, उनका अलग-अलग कार्य करने का तरीका होगा। अगर आप वो कर रहे हो बहुत अच्छी तरीके से तो आप क्या है, उस तकनीकी कौशल में एकदम निपुण हो। ठीक है? तो आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से जीविका का अवसर कौन-सा है? हमें यहाँ बताना है जीविका का अवसर जो है हमारा कौन-सा है? कार्य करने का ऑप्शन जो है हमारा कौन-सा हो सकता है? व्यवहार परिवर्तन, सहभागिता विकास, संचार, सामाजिक विपणन या फिर ये सभी। तो इसका हम आंसर देख ले तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी, क्योंकि ये सभी ही क्या है, जीविका के हमारे अवसर की हम बात इसमें कर सकते हैं। ठीक है? इन सभी में हम जीविका के अवसर की बात कर सकते हैं। व्यवहार परिवर्तन, मान लो किसी का व्यवहार सही नहीं है,
लेकिन उसको अब समाज में रहना है, कार्य करना है, जीवन जीना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपना व्यवहार जो है चेंज करना पड़ेगा। मान लो कोई अच्छा व्यक्ति है लेकिन शर्माता है, लोगों से जल्दी बातचीत नहीं करता है, तो अगर वो चाहता है जीवन जीना, खुद से कार्य करना, कोई भी मोटिव है उसका, उसको पाना चाहता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी, तो उसको अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना पड़ेगा, है ना? तो ये तो हमारा हो जाएगा। सहभागिता, विकास, संचार। अब क्या है, हमें बहुत सारी नॉलेज वगैरह भी चाहिए होगी। मान लो कि कोई काम करना चाहता है लेकिन उसको उतना उस फील्ड के बारे में जानकारी नहीं है, तो उस फील्ड में वो कैसे जा पाएगा? उसको जानकारी होनी चाहिए उसके बारे में, किस तरीके का चीज़ जो है वहाँ पे यूज़ किया जाता है, किस तरीके की तकनीक, टेक्नोलॉजी वगैरह जिसको यूज़ की जाती है, ये सारी जानकारी उसको होनी चाहिए, ठीक है? सामाजिक विपणन है, समाज में मेल-जोल है, उस सब में क्या है, ज़्यादा उसको क्या एक्टिव होना पड़ेगा, तभी क्या करेगा, उसका जीविका का अवसर जो है वो बढ़ेगा, ठीक है? तो ये सभी हमारा क्या है, आंसर हो जाएगा। अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। उपनिवेश काल की समाप्ति के पश्चात कौन-सी पत्रकारिता अस्तित्व में आई? यहाँ पे हमें बताना है, जो उपनिवेशवाद काल था हमारा, उपनिवेश मतलब क्या था? हम उस टाइम जो है अंग्रेज़ों के गुलाम, ठीक है? तो उसके समाप्ति के बाद जब हम अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हुए, तो उसके बाद हमने किस प्रकार की पत्रकारिता को अपनाया? तो ये क्वेश्चन जो है आपको कमेंट में बताना है। ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया है, ठीक है? नेक्स्ट हम यहाँ देख लेते हैं, रेस्टोरेंट के समग्र कामकाज के प्रबंधन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी जिम्मेदारी है? तो यहाँ क्वेश्चन जो पूछा गया है कि रेस्टोरेंट के पूरी पूरी समग्र मतलब क्या है, पूरी कामकाज के प्रबंध के लिए निम्नलिखित में से कौन सी जिम्मेदारी है? रेस्टोरेंट प्रबंधक, गृह प्रबंधक, सेवक, स्वागती नियंत्रक, पर्यवेक्षण। तो यहाँ पे हम देख ले तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा रेस्टोरेंट प्रबंधक जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि क्या है, यहाँ पे बोल रखा है कि हमें रेस्टोरेंट की समग्र जानकारी जो है वो हमें पता होनी चाहिए। समग्र जो हमारा कार्य है वो कौन करता है? तो हमारा क्या है, रेस्टोरेंट प्रबंधक जो है ये सारा कार्य करेगा रेस्टोरेंट के। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गृह प्रबंधक विभाग का कर्मचारी कामगारों की सफाई और कार्यप्रणाली, साफ सफाई की जांच और कार्य अनुसूची तैयार करने का जिम्मेदार है? तो यहाँ हमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा हमारा गृह प्रबंधक विभाग का कर्मचारी कामगारों की सफाई और कार्यप्रणाली, साफ सफाई की जांच और कार्यक्रम अनुसूची तैयार करने के लिए जिम्मेदार है? कौन सा है हमारा आदिवासी गृह प्रबंधक, सहायक गृह प्रबंधक, स्थल पर्यवेक्षक, स्वागत नियंत्रण या फिर पर्यवेक्षक? तो यहाँ हमें बताना है कि इनमें से कौन सा है हमारा गृह पर्यवेक्षक, कौन सा है जो कि पूर्ण रूप से साफ सफाई वगैरह है उस पर फोकस करवाता है। तो ये हमारा तल पर्यवेक्षक है। तल, तल मतलब धरती, है ना? तल मतलब क्या होता है हमारा, धरती या फिर आप ज़मीन जो है उसको ले सकते हो। ठीक है? तल या फिर धरती जो है। तो अब साफ-सफाई की हम बात करें तो साफ-सफाई कहाँ होगी? ज़मीन पे होगी, दीवारों पे ही होगी। तो एक तरीके से क्या है, ये जो हम ले सकते हैं इस तरीके से आप समझ सकते हो। समझना चाहो तो कि तल जो हमारा पर्यवेक्षक होगा वो साफ-सफाई से रिलेटेड होगा। ठीक है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हम देख लेते हैं, अतिथि चक्र के चरणों को उपयुक्त अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब यहाँ पे हमें क्या बताना है कि जो हमारा अतिथि चक्र यहाँ पे हमें बता रहा है, इसको अब हमें बताना है, जो एक सही क्रम में है उसमें हमें लगाना है इसका। ठीक है? तो यहाँ पे क्या है देख लेते हैं। फर्स्ट ए में हमें अभियोग दे रखा है, सेकंड में पूर्व आगमन दे रखा है, थर्ड में हमें आगमन दे रखा है और फोर्थ में हमें प्रस्थान दे रखा है। तो यहाँ पे हम देख ले तो फर्स्ट हमारा क्या आ जाएगा, पूर्व आगमन हो जाएगा, मतलब ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या है हमारा, फर्स्ट हो जाएगा। यहाँ पे हम बी में देख ले तो एक ही ऑप्शन में हमें यहाँ दे रखा है, ठीक है, ऑप्शन थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, लेकिन एक ही ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में हमें यहाँ पे दे रखा है। बाकी हम यहाँ और देख लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड में हो जाएगा हमारा सी, जो कि है हमारा आगमन। जब हम पूरा आगमन में हमने बातचीत कर ली है तो अब हमारा क्या हो जाएगा, आगमन हो जाएगा। फिर हो जाएगा अभियोग। अब यहाँ पे अभियोग आप कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में अभियोग जैसा कोई वर्ड नहीं, लेकिन अभियोग का मतलब क्या है, वही कमरे पे क्या हो जाता है, आधिपत्य हो गया, वहां पे आके हम रहने लग गए हैं, ठीक है, जितने दिन के लिए हमने पैसे दिए हैं उस हिसाब से।
तो ये हमारा थर्ड नंबर पे आ जाएगा और फिर फोर्थ नंबर पे आ जाएगा हमारा प्रतिस्थापन। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्रम जो है चलेगा, बी, सी, ए और डी, जैसे कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में हमें दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिष्ठान होटल जैसे सेवाएं प्रदान करता है और पार्किंग स्थल पर खुलने वाले कमरे या कमरे के दरवाजे के पास पार्किंग की सुविधा प्रदान कराता है? अब यहाँ हमें बताना है कि ऐसी कौन सी संस्था है जो कि हमें होटल जैसी ही सुविधा प्रदान कराता है, ठीक है, और वहाँ पे पार्किंग वगैरह का जो एरिया है वो भी रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन में हमें दे रखा है लॉज दे रखा है हमें, फिर उसके बाद हमें दे रखा है रिजॉर्ट, मोटेल, सुसज्जित अपार्टमेंट। तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर हो जाएगा सुसज्जित अपार्टमेंट हो जाएगा। ये क्या करवाते हैं, तो होटल जैसी ही सुविधाएं हमें देते हैं। हम इन सब की बात कर ले, बाकी तो मोटल में ऐसी सुविधा हमें देखने को नहीं मिलती है। रिजॉर्ट तो होटल से भी ज्यादा बड़ा होता है, आलीशान होता है ना, तो ये भी इसमें नहीं आएगा और लॉज भी इसमें नहीं आ सकता क्योंकि उसमें पार्किंग वगैरह की सुविधा नहीं मिलती है। ठीक है, तो हमारा सुसज्जित अपार्टमेंट हो जाएगा ये। यहाँ पे क्या होता है हमें कि इस प्रकार की सुविधा हमें मिलती है जैसे कि होटल में ही हमें मिलती है, पार्किंग वगैरह जो है उसकी सुविधाएं भी हमें यहाँ पे प्राप्त होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, विकास संचार की विधियां कौन सी है? अभियान, रेडियो, टेलीविजन या फिर ये सभी? तो यहाँ पे हम विकास संचार की विधियों के बारे में बताएं तो ये सभी ही क्या है, हमारे विकास संचार की विधियां है। अभियान की हम बात कर लें तो हम किसी तरीके से क्या करें, सूचना पहुंचाने का कार्यक्रम करें। कोई अभियान आपने मोटिव जारी किया, जैसे आप बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ वाला आपने अभियान, जो ये लाइन है आपने सुनी होगी है ना, तो क्या है, ये लोगों को सूचित करने के लिए, उनको बताने के लिए कि हमें क्या है, बेटी को बचाना है और उसको पढ़ाना है, आगे बढ़ाना है। तो एक तरीके से हमने क्या किया था, लोगों को जागरूक किया था, सूचना दी थी। वैसे ही हम रेडियो से भी सूचना दे सकते हैं और टेलीविजन से भी सूचना दे सकते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हमारा, ये सभी हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। संचार माध्यम के रूप में रेडियो की लोकप्रियता के कारण आकाशवाणी ने किस नए प्रारूप की शुरुआत की थी? स्थानीय रेडियो, राजकीय रेडियो, अंतरराष्ट्रीय रेडियो या फिर ये सभी? ये आपका तीसरा क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट में बताना। ठीक है, जब रेडियो बहुत ज्यादा फेमस हो गया था संचार के माध्यम के रूप में, तो आकाशवाणी उस पर एक चैनल आता है। ठीक है, उसने किस प्रकार की जो नई हमारा प्रारूप है उसकी शुरुआत की थी, रेडियो की नए प्रारूप की शुरुआत की थी? ये आपके ऑप्शन है और इसका आंसर आपको कमेंट में बताना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। विकास संचार एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में जीविका के लिए किस ज्ञान और कौशल की आवश्यकता होती है? संज्ञानात्मक कौशल की, तकनीकी कौशल की, प्रश्न पूछने की योग्यता और ये सभी? तो यहाँ पर हम देख ले तो ये सभी ही क्या है, सही इसके आंसर हो जाएंगे। क्योंकि अगर हम इस कौशल में हम जा रहे हैं, मतलब विकास संचार के फील्ड में हम जाना चाहते हैं, तो इस प्रकार के सभी कौशल हमें आने चाहिए। आराम से बातचीत करना आना चाहिए हमें, जो टेक्नोलॉजी हमें इसमें बहुत सारी यूज करनी पड़ती है वो हमें आनी चाहिए। साथ ही में हमें क्या है, प्रश्न पूछने की योग्यता भी होनी चाहिए, किससे किस प्रकार के प्रश्न पूछने हैं, अगर प्रश्न कोई गड़बड़ हो जाए तो किस तरीके से उसको हैंडल करना है, ये सारी जानकारी क्या है, हमें होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ये सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं। विकास संचार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? अब यहाँ पे हमें बताना है कि जो हमारा विकास संचार है उस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। ठीक है, नोरा क्यूब्राल, मोटेना पिट, जॉनसन के, साइमन सूर। तो यहाँ पे हम देख ले तो हमारा जो विकास संचार शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग हमारे ऑप्शन नंबर, सॉरी, ऊपर नीचे यहाँ पे भी हो चुका है। ठीक है, ऑप्शन सी जो है इसका सही होगा, मोटेनो पिट। ठीक है, मोटेनो पिट जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो ऑप्शन है थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, गड़बड़ हो गया है, एक दो क्वेश्चन में और देखने को मिल सकता है तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगी, लेकिन इसका सही आंसर जो हो जाएगा हमारा मोटेनो पिट जो है वो हो जाएगा। ठीक है, जिसने की विकास संचार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, पत्रकारिता की नवीन संकल्पना क्या है? मजबूत पत्रकारिता, पूर्ण पत्रकारिता, विकास पत्रकारिता या फिर अल्पकालीन पत्रकारिता? तो हम पत्रकारिता की नवीन संकल्पना की बात कर ले तो यहाँ पे क्या है, हमारा विकास पत्रकारिता हो जाएगा इसका सही आंसर।
विकास पत्रकारिता मतलब आज के टाइम पे हम काफ़ी देख रहे हैं कि हमें पत्रकारिता में चेंजेस देखने को मिलते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो है वहाँ पे अपनाई जा रही है, अच्छे तरीके से लोगों को बताया जा रहा है। तो बहुत सारी चीज़ों में बदलाव जो है हमें यहाँ पे देखने को मिला है। जिससे कि हमारा विकास पत्रकारिता क्या हो जाएगा, पत्रकारिता का नया नवीन संकल्पना हो जाएगा, नया रूप जो है वो हो जाएगा। ठीक है? अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं यहाँ पे। क्या है, निम्न में से उपभोक्ता किस समस्या अ, निम्नलिखित में से उपभोक्ता की समस्या कौन-सी है? यहाँ हमें बताना है कि जो हमारे उपभोक्ता होते हैं, ठीक है? उपभोक्ता कौन? जो सामान खरीदते हैं, ठीक है? वो हमारे उपभोक्ता होते हैं। जैसे मैं किसी दुकान में जाऊँगी, सामान खरीदूँगी तो मैं हुई उपभोक्ता। तो यहाँ पे हमें बताना है कि हम जैसे जो हम उपभोक्ता जो होते हैं, उनकी कौन-कौन सी समस्याएँ देखने को मिलती हैं। तो मिलावट, अधिक कीमत, गलत माप-तौल या फिर ये सब। तो यहाँ देखें तो ये सभी समस्याएँ क्या है, हमें मोस्टली जगहों पे देखने को मिल जाती है। यहाँ पे मिलावट भी की जाती है, गलत कीमत भी बताई जाती है, अगर कोई चीज़ ₹50 की है तो उसको बढ़ा के वो बताएँगे 80-90 रुपए की, है ना? तो गलत कीमत भी हमें बताई जाती है और गलत माप भी हमें बताया जाता है कई बार, ठीक है? हर जगह ऐसे देखने को नहीं मिलता लेकिन कहीं-कहीं पर ऐसा हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी ये सभी हो जाएगा। कंपनी द्वारा बिक्री संबंधित कौन-सी योजना अपनाई जाती है? मुफ्त उपहार देना, कूपन देना, दामों में छूट देना या फिर ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी। जैसे कोई भी हम कंपनी है, अब मॉल में हम देखते हैं ना, मॉल में हम सामान लेने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे बताया बताया होता है कि यहाँ पे 80% का छूट दे रखा है या फिर 90% का छूट है या फिर अलग-अलग छूट के बारे में बात की जाती है। क्या बताया जाता है, ये सरफ़ लोगे तो इसके साथ आपको ये कूपन फ्री मिलेगा जिससे आपको क्या है लॉटरी निकल सकती है। ऐसी क्या है, ये बात की जाती है या फिर आप ये जो महँगी चीज़ है उसको खरीदिए और उसके साथ कोई सस्ती चीज़ जो है आपको गिफ्ट में दे दी जाएगी या फिर कोई सस्ती चीज़ के साथ महँगी चीज़ गिफ्ट में दी जाएगी। और हम लालच में आ जाते हैं और उसको ले लेते हैं। लेकिन क्या है, आप खुद ही देखना कि किसी सस्ती चीज़ के साथ महँगी चीज़ कोई गिफ्ट में क्यों देगा? फ्री क्यों देगा कोई? तो क्या है वो खराब चीज़ ही होती है जो कि हमें दे दी जाती है। उसको हम लाके घी का जंजाल बना लेते हैं। तो इस तरीके की क्या है हमारी जो कंपनियाँ होती है लोगों को क्या करती है लुभाने की कोशिश करती है, लोगों को आकर्षित करने की कोशिश करती है, लोगों को बेवकूफ़ बनाती है। तो उसके लिए क्या करती है ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करती है। ठीक है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं क्या है? निम्नलिखित में से कौन-सा उपभोक्ता के अधिकार में शामिल नहीं? क्षतिपूर्ति संबंधित अधिकार, चयन संबंधित अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, सुरक्षा संबंधित अधिकार। तो यहाँ पे हम देख लें तो उपभोक्ता के अधिकार में शामिल नहीं है। तो क्षतिपूर्ण समस्या के अधिकार, चयन संबंधित अधिकार तो हमें होता है, ठीक है? ये हमने पढ़ रखा है। स्वतंत्रता का अधिकार भी हमें होता है, हम अपनी मर्ज़ी से भी कोई भी सामान जो है वो खरीद सकते हैं। तो सुरक्षा संबंधित अधिकार ये भी हमें होता है कि मान लो कोई गलत चीज़ हमें दे रहा है, एक्सपायरी चीज़ हमें दे रहा है, तो उससे अगर हमें कोई भी समस्या उत्पन्न हो सकती है, तो ये चीज़ हम क्या कर सकते हैं उसको उसके खिलाफ हम केस कर सकते हैं, ठीक है? तो सुरक्षा संबंधित अधिकार भी इसमें आएगा। क्षतिपूर्ण संबंधित अधिकार इसके अंदर नहीं आएगा, ठीक है? तो ये तीनों अधिकार आपने पढ़ रखे होंगे, तो ये आपको पता है कि इसके अंदर अधिकार आते हैं, लेकिन क्षतिपूर्ण अधिकार के बारे में मैंने नहीं सुना है, तो ये इसका सही आंसर नहीं होगा, ठीक है? निम्नलिखित में से कौन-सा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का अधिकार है? अब यहाँ हमें बताना है कि इनमें से कौन-सा हमारा जो हमारा उपभोक्ता का अधिकार है वो होगा। सुरक्षा का अधिकार, चयन का अधिकार, निवारण का अधिकार ये सभी। तो ये सभी ही हमारे क्या है उपभोक्ता के अधिकार के अंदर आते हैं। अपनी सुरक्षा का अधिकार जैसे मैंने यहाँ पर बता दिया था। चीज़ों को चयन करने का अधिकार जो कि हमारे चयन संबंधित अधिकार के बारे में मैंने आपको बताया था। और निवारण का अधिकार तो वो आ जाएगा जैसे कि कोई भी समस्या जो है उत्पन्न हो रही है तो उससे वो निकल सकते हैं। उसकी कंप्लेन करके उससे बाहर आ सकते हैं। ठीक है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। मानवीकरण चिन्ह सुनिश्चित करता है वस्तु की गुणवत्ता, वस्तु की माप को, वस्तु की उचित कीमत को उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो मानवीकृत चिन्ह होता है जैसे आप देखते हो ना एक किसी चीज़ पे ऐसे ग्रीन कलर का जो बना हुआ आता है, इस प्रकार से चिन्ह आता है या फिर एक एसआईएस मार्क का कुछ इस तरीके से होता है। ये सारी जो चीज़ें जो हमें देखने को मिलती है, तो बताना है कि जो चिन्ह है वो किस काम में आते हैं। तो वस्तु की गुणवत्ता में, वस्तु की माप को बताने के लिए, वस्तु की उचित कीमत को बताने के लिए उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो इसकी हम बात कर ले तो ये हमारा किसमें आएगा, वस्तु की गुणवत्ता को बताने के लिए आएगा। ये हमें बताता है वस्तु की गुणवत्ता के बारे में, उसकी जानकारी हमें देता है। ये जो चीजें जो लगे हुए होते हैं वो रियल जो फूड वगैरह होता है या कोई भी हम वस्तु खरीदते हैं उसमें लगे हुए होते हैं। इसके अलावा क्या करते हैं लोग, इनकी कॉपी करते हैं जो कि पूरे तरीके से सही नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या है। भारतीय मानक संस्थान की स्थापना हुई थी किस वर्ष? तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है जो कि आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, कमेंट में नहीं बताओगे तो भी चलेगा, लेकिन खुद इसको आप सर्च जरूर करना और इसका आंसर जो है निकालना, ताकि आपको जो डेट वगैरह है वो अच्छी तरीके से याद हो। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। ऊन और ऊनी वस्त्रों पर मानवीकृत चिन्ह अंकित होता है। अब हमें बताना है जो ऊन और ऊन से बनी वस्तु है तो उसपे किस प्रकार के जो चिन्ह है, मानवीकृत चिन्ह जो है वो बने हुए होते हैं। वूल मार्क, सिल्क मार्क, हॉल मार्क, एग मार्क। तो आपको पता है ऊन मतलब वूल, तो हमारा क्या है, उनके ऊपर वूल मार्क जो है वो लगा हुआ होता है। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय रेशम मानक संगठन स्थित है। अब यहाँ पे हमें बताना है जो हमारा भारतीय रेशम संगठन है वो कहाँ स्थित है। तमिलनाडु में, उड़ीसा में, केरल में, बेंगलुरु में। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, उड़ीसा जो है वो हो जाएगा। उड़ीसा में हमारा क्या है, भारतीय रेशम मानक संगठन स्थापित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं। उपभोक्ता अपने अधिकारों के लिए जा सकता है। अब यहाँ पे बता रखा है, ये यहाँ पर डैश होना चाहिए था, डैश, कि उपभोक्ता अपने अधिकारों के लिए डैश जगह जा सकता है। अदालत, बाजार, दुकान, इनमें से कोई नहीं। तो उपभोक्ता क्या कर सकता है, अदालत जा सकता है। अगर उसके साथ कोई भी गलत चीज की जा रही है, गलत चीज दी जा रही है उसको, या फिर गलत माप में दी जा रही है, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, इसके खिलाफ जो आवाज है वो उठा सकता है और जो अदालत है वहां पर जा सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका उसको हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का उपभोक्ता संगठन नहीं है। यहाँ पे हमें बताना है कि इनमें से कौन सा हमारे भारत का उपभोक्ता संगठन नहीं है, जो कि हमारे भारतीय लोग, जो भारत में कोई गड़बड़ी हुई है, भारतीय उपभोक्ता के साथ कोई गलत काम किया गया है, उसको गलत सामान दिया गया है, तो इनमें से कौन सा है जो उस पर सुनवाई नहीं करता। इनमें से कोई एक जो है वो बाहर की हमारी उपभोक्ता संगठन होगी, जिसके बारे में हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो हो जाएगा, कंज्यूमर वॉइस जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको हम देख लेते हैं यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ मैं जो ये क्वेश्चन बता रही थी इसका सही आंसर होगा, मैंने गलत बता दिया। इसका सही आंसर क्या है, हमारा ऑप्शन नंबर सी हॉलमार्क है। ये सारे जो है हमारे उपभोक्ता संगठन है, लेकिन हॉलमार्क जो है वो कोई संगठन नहीं है। ये हमारा क्या करता है, गोल्ड पर लगता है ना। आपने हॉलमार्क सुना होगा, हॉलमार्क इतने हॉलमार्क का होता है। तो क्या है, ये हमारा इसके अंदर नहीं आएगा क्योंकि ये किसी प्रकार का उपभोक्ता संगठन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो ये क्या है, पूर्ण स्नातक और स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों के बाद जीविकापार्जन के लिए उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण के क्षेत्र में कौन सा विकल्प है। अब यहाँ हमें बताना है कि हम जब स्नातक और स्नातक तक के पाठ्यक्रम के बाद जीविका के लिए कोई भी कार्य करने के लिए उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण के क्षेत्र में हमें कौन सा विकल्प करना पड़ेगा। जैसे कि अब यहाँ पे बता रखा है कि उपभोक्ता के रिलेटेड हम कोई भी जो है उस फील्ड में हम जाना चाहते हैं कि मान लो कि उपभोक्ता के साथ कोई गलत चीज हो रही है तो उसके प्रति जो आवाज उठाना होता है, उसमें हम अलग अलग संगठन होते हैं, हमें पता है संगठन के बारे में, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन क्या है, संगठन होते हैं। तो वो इस फील्ड में जाना चाहते हैं, मान लो कि मैं ही हूँ, अब मैं चाहती हूँ कि उपभोक्ता के क्षेत्र में मैं जाऊँ ताकि जो लोगों के साथ कोई गलत दुर्व्यवहार हो रहा है, गलत चीज हो रही है, तो उसके खिलाफ मैं लड़ूं। ठीक है, तो उसके लिए किस प्रकार की जो है मुझे डिग्री की आवश्यकता पड़ेगी। तो BSSC गृह विज्ञान, BSSC परिवार संसाधन प्रबंधन, या फिर ये सभी। तो मैं करना चाहूँ तो क्या है, ये सभी कोर्स जो है वो कर सकती हूँ। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। वस्तु वह वस्तु जिसमें व्यक्तिगत या परिवार के प्रयोग के लिए घर में या किसी संस्थान में व्यवहारिक उद्देश्य निर्मित किया जाता है, क्या कहलाता है? तो यहाँ भी बताना है कि वह वस्तु, जो कोई भी वस्तु है, जिससे क्या है, व्यक्तिगत या परिवार के प्रयोग के लिए घर में या किसी संस्थान में व्यवसायिक उद्देश्य से निर्मित किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है, ऐसा कोई भी हम यहाँ पे बात ले ले, कोई भी संस्था की बात ले ले, जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, व्यवसायिक उद्देश्य से, ठीक है, जहाँ पे हम कोई भी कार्य करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम किस प्रकार का उद्देश्य जो है निर्मित करेंगे और उस उद्देश्य को हम क्या बोलते हैं? उत्पादकर्ता क्रय, उपभोक्ता उत्पादन, उपभोक्ता व्यवहार या फिर उपभोक्ता। तो यहाँ पे हम देख ले तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है कि ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा वही सही होगा, क्योंकि क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, हम देखें तो यहाँ पे हम जो भी चीज़ बना रहे हैं उसको या तो हम व्यक्तिगत यूज़ में ला सकते हैं या फिर हम उसको व्यावसायिक यूज़ में भी ला सकते हैं। तो उसको हम क्या बोलेंगे, उपभोक्ता उत्पाद बोलेंगे। क्योंकि यहाँ पे क्या है, हम खुद के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और उपभोक्ता मतलब हम बेच भी सकते हैं। कोई जो व्यक्ति होगा उसको खरीदेगा भी, ठीक है? तो उसको हम उपभोक्ता का उत्पाद जो है वो कहेंगे, ठीक है? अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। वह स्थान या संगठन जहाँ उपभोक्ता उपभोक्ता उत्पादों, सेवाओं और उनके फायदे व नुकसान पर चर्चा कर सकते हैं, वह कहलाती है उपभोक्ता आगमन संख्या, उपभोक्ता मानक, उपभोक्ता व्यवहार, उपभोक्ता फोर्स। तो यहाँ पे हमें बताना है कि वह स्थान या संगठन जहाँ पे उपभोक्ता क्या है, उपभोक्ता अपने उत्पादों के बारे में, सेवाओं और उनके फायदे के और नुकसान के बारे में चर्चा कर सकते हैं। तो उस जगह को हम क्या बोलेंगे, उस जगह को हम क्या कहते हैं? तो उसको हम बोलते हैं उपभोक्ता मानक, ठीक है? जहाँ पे उपभोक्ता क्या है, जो भी उत्पादन है उसके बारे में बता सकता है, उसकी जो नुकसान हुए हैं, इस तरीके से उसका नुकसान चल रहा है, उसका फ़ायदा हुआ है, उसके बारे में वो बता सकता है। ठीक है? कहाँ पर? उपभोक्ता मानक के ज़रिए बता सकता है। ठीक है? अब यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने उपभोक्ता अधिकार संरक्षण अधिनियम लागू किया। कब लागू किया? तो ये आपका 5वां क्वेश्चन है, जो कि आपको कमेंट में बताना है या फिर खुद से सर्च करना है। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। अब हमें यहाँ बताना है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता को कितने अधिकार प्रदान किए गए हैं। यहाँ पे हमें उपभोक्ता के अधिकारों के बारे में बताना है। तो आपने ये पढ़ा होगा कि उपभोक्ता को कितने अधिकार मिले हुए, 6 अधिकार मिले हुए हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है वो हो जाएगा। ये आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा और हो सकता है कि आपको जो ये प्रैक्टिकल है उसके लिए भी दिया गया हो। अब नेक्स्ट यहाँ पर हम देख लेते हैं, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का स्थान किस अधिनियम ने ले लिया। अब यहाँ हमें बताना है, जो हमारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का था, उसका स्थान इनमें से किसने लिया है। ठीक है, तो उसका स्थान किसने लिया है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 ने ले लिया है। 1986 का 2019 ने ले लिया है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत मिलने वाले 6 अधिकारों में से कौन सा शामिल नहीं है। यहाँ हमें बताना है, जो हमें 6 अधिकार मिले हुए हैं उनमें से कौन सा शामिल जो है वो नहीं है। सूचना संबंधित अधिकार, चयन का अधिकार, वितरण का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। ये क्वेश्चन आपको क्या है, 2-3 बार मतलब अलग अलग तरीके से पूछ लिया गया है, मतलब जो भी हमने जितना भी देखा है उसमें। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सॉरी सॉरी इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी जो है सही हो जाएगा, वितरण का अधिकार। यहाँ पे बता रखा है, जो ये हमारे 3 अधिकारों की हम बात कर ले, तो सूचना से संबंधित अधिकार की जो सूचना है, जो ग्राहक है उसको उपभोक्ता को देनी चाहिए, जो भी हमारा जो बेचने वाला है बताना चाहिए, उसके बारे में सही जानकारी जो है देनी चाहिए। चयन का अधिकार, चयन खुद से कर सकता है। मान लो कि मैं कहीं से कोई खुली चीज़ लेने के लिए गई हूँ, लेकिन उसके पास वो पैकेट वाली चीज़ है, तो ज़बरदस्ती मुझे नहीं दे सकता है। अगर मैं चाहती हूँ लेना तभी लूँगी, वरना मैं नहीं लूँगी। ठीक है? उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार ये भी है, उपभोक्ता को अपनी जानकारी जो है वो होनी चाहिए। लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा इसमें
नहीं आता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ हम देख लेते हैं हमारा जो एफपीओ है इसकी फुल फॉर्म क्या होगी। तो हम यहाँ देख ले, फूड प्रोड्यूस ऑर्डर, फूड पावर ऑर्डर, फूड प्रोडक्ट ऑर्डर या फिर फाइबर प्रोडक्ट ऑर्डर। हमारा जो एफबीओ है उसकी हमें फुल फॉर्म बतानी है, तो ये फुल फॉर्म भी क्या है आपको ही बताना है, ताकि आप क्या करो इसको याद रख सको। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है आपको बताना है कमेंट में। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो है हो चुका है, जिसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं आपका क्या दे रखा है यहाँ पे। तो यहाँ जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। हमारा जो आईएसआई मार्क है, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1945, 1947, 1949, 1950। गूगल पे मैंने इसको सर्च किया था तो यहाँ पे हमें 1955 बता रहा था। ठीक है, लेकिन जो इसका सही आंसर है, जिस बुक से मैंने ये क्वेश्चन लिया है वहां पे जो इसका आंसर है 1947 के आसपास का इसमें बता रखा है। ठीक है, तो इसके हिसाब से जो आपका 1947 जो है सही आंसर होगा। लेकिन अगर आप ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए और ऑप्शन में ये ना हो तो आप 1955 लगा सकते हो। ठीक है, जिस बुक से मैंने लिया था उसके हिसाब से 1947 होना चाहिए था, लेकिन जो मैंने गूगल पे इसको सर्च करके देखा था तो वो 1955 जो है उस पर आ रहा था। ठीक है, तो आप ऐसे क्वेश्चन कर लेना, अगर ऑप्शन में ना आए, अगर दोनों ही ऑप्शन में आ जाए तब भी आप क्या है 1955 पर ही ज्यादा फोकस करना, क्योंकि गूगल के हिसाब से तो अभी वो करंट का ही बता रहा होगा, गलत तो बताएगा नहीं। बाकी आप किसी और से जो है जानकारी ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका उसको हम देख लेते हैं यहाँ पे। आईएसआई का नया नाम क्या है? आपको यहाँ बताना है जो हमारा आईएसआई है इसका नया नाम हमारा कौन सा हो जाएगा। भारतीय मानक ब्यूरो, वितरण का अधिकार, भारत संचार ब्यूरो, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। इसका नया नाम कौन सा है हमारा? भारतीय मानक ब्यूरो इसका नया नाम हमारा है। ठीक है, भारतीय मानक ब्यूरो। नेक्स्ट, इको मार्क का चिन्ह क्या है? यहाँ बताना है जो इको मार्क है वो किस चीज पर लगता है। मिट्टी का तराजू, मिट्टी का घड़ा, हरा वृक्ष या फिर जल। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? मिट्टी का घड़ा। जो मिट्टी का घड़ा होता है उस पर क्या है हमारा इको मार्क का चिन्ह जो है वो लगा हुआ होता है। ठीक है, तो ये सारे आपके 50 क्वेश्चंस थे। आई होप आपको सारे ही क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। कुछ क्वेश्चन जो मैंने आपको दी है खुद से करने के लिए, आई होप आप क्वेश्चन को करोगे क्योंकि वो आपके लिए ही अच्छा है। अगर आप वो क्वेश्चन करते हो तो आपको क्या है काफी सारी जानकारी जो है देखने को मिलेगी और आपको ये चीजें याद रहेगी। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और मेरे एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लगा हो। अगर कहीं कोई कमी लगी हो तब भी आप कमेंट करके बता सकते हो, और अच्छा लगा हो तो फिर भी आप कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए